2024 के चुनाव में मोदी जी 400 पार नहीं कर पाए और ऐसा लग रहा है कि 2029 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। एक शब्द आपके सामने बार बार आ रहा है आजकल, परिसीमन, डिलिमिटेशन। असल में मोदी जी की जो पूरी प्लानिंग है उसमें जमीन पर तो ठीक है, हिंदू मुस्लिम वगैरह का हो जाता है, लेकिन जमीन से आगे की प्लानिंग है। चुनाव आयोग को सेट कर लो, उसके आगे की चीजों को सेट कर लो। चुनाव आयोग के बारे में आप जानते हैं, पहले जो चुनाव आयुक्त चुना जाता था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे उस प्रोसेस में। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया, उनकी जगह पर लाया गया अपने एक मंत्री को, ताकि सरकार मनमाना चुनाव आयुक्त तय कर सके। और राजीव कुमार जैसे चुनाव आयुक्त सामने आते हैं जो कोई भी सवाल पूछने पर शेर सुनाते हैं। चुनाव आयोग का एक खेल सामने आया था महाराष्ट्र में, जिस पर राहुल गांधी ने विस्तार में बात की थी, और दूसरा खेल आया है बंगाल में, जहां एक ही ईपीआईसी नंबर पर, एपिक नंबर पर 25,000 लोगों के वोट रजिस्टर्ड हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि जांच कराएंगे। तो एक तो चुनाव आयोग को सेट कर लो। दूसरा, अगर आप सोचिए कि लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें होती हैं उनको ही ऐसे एडजस्ट कर दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो जाए। मतलब मान लीजिए कोई एक सीट है जिसमें 40% मुसलमान हैं, उसमें से 20% को हटाकर एक ऐसी दूसरी सीट के साथ जोड़ दीजिए जहां पर 2-3% मुसलमान हैं, तो वैसे ही उनके वोट इतने कम हो जाएंगे कि ऐसे जीत सकते थे वैसे नहीं जीत पाएंगे। परिसीमन यही खेल तो करता है। परिसीमन जो है वो क्या करता है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है, कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों को भी एडजस्ट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। पहले भी 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में बना था परिसीमन का आयोग, जिसमें रिटायर्ड एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जनगणना 2025 में शुरू होगी। अभी तक तो जनगणना पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन जनगणना टाला गया। 2025 में जनगणना शुरू होगी, 2026 से परिसीमन का प्रोसेस शुरू होगा। और यह पूरा प्रोसेस, संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि ऐसे होगा कि मुसलमानों की सीटें जो पहले से ही लगातार कम होती जा रही हैं वो और कम हो जाएं। अगर लोकसभा को आप देखेंगे तो पहली लोकसभा से लेकर अभी तक लगातार मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है। क्यों कम हुआ है वो कहानी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आगे जो होगा वो तो होगा, देखा जाएगा, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन अभी भी जो परिसीमन हुए हैं वो ऐसे हुए हैं कि मुस्लिम अपनी सीटों से, जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां से चुनाव ना जीत पाए। इसका खेल बड़ा आसान है। जहां मुसलमान ज्यादा हैं उन सीटों को रिजर्व कर दो दलितों के लिए या फिर शेड्यूल कास्ट के लिए, और जहां दलित ज्यादा हैं, जहां शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ज्यादा हैं, उन सीटों को जनरल कर दो। यानी दलित जीते, लेकिन वहां से जीते जहां पर उसकी बहुसंख्या ना है, यानी सवर्णों के समर्थन से किसी तरह से चुनाव जीत जाए और उसके बाद उनके लिए ही उसको काम करना पड़े। जबकि जहां दलित बहुल है वहां पर सीट को अनरिजर्व कर दो। ऐसे ही मुस्लिम के साथ खेल है। दलितों के साथ तो फिर भी है कि कम से कम रिजर्वेशन मिलता है, तो इस सीट से नहीं उस सीट से जीत जाएंगे, संसद में कम से कम दिखाई देंगे। मुसलमानों के लिए तो कोई रिजर्वेशन है नहीं। तो जिन सीटों पर मुसलमानों के जीतने की संभावना है उन सीटों को या तो रिजर्व कर दो या ऐसे बांट दो कि वहां पर मुसलमान भी जीत ना पाए। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं बिहार के गोपालगंज का। गोपालगंज में 17% मुस्लिम आबादी है और दलितों की जो आबादी है 12% है, लेकिन गोपालगंज की जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व कर दी है। ऐसे ही असम की करीमगंज सीट पे बात करते हैं। असम के करीमगंज में 56% आबादी मुसलमानों की है, यानी आधे से ज्यादा मुसलमान हैं करीमगंज की सीट पे, और जबकि एससी की जो आबादी है केवल 12% है। लेकिन यह सीट दलितों के लिए रिजर्व कर दी गई ताकि वहां से दलित जीत जाए, मुसलमान ना जीत पाए। कोई और सीट भी दलित के लिए रिजर्व कर सकते थे, लेकिन यह सीट अगर बिना रिजर्वेशन के छोड़ देते तो यहां से एक मुस्लिम सांसद जीत जाता, जो शायद लोग नहीं चाहते। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको गुलबर्गा का। गुलबर्गा कर्नाटक में है। ये 3 एग्जांपल 3 अलग अलग जगहों से मैं दे रहा हूं। वहां पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा 23% है, लेकिन वहां भी इस सीट को रिजर्व कर दिया गया। ऐसे ही बहराइच में 57% मुसलमान है, 57%, दलित है 16%, लेकिन इस सीट को शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया गया। इसके अलावा इन सीटों को अगर छोड़ दे तो हस्तिनापुर, बलरामपुर, फरीदपुर, पूरनपुर, धारावी जैसी विधानसभा की ढेरों ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, लेकिन उनको रिजर्व कर दिया गया ताकि यहां से मुसलमान न जीत पाए। बिहार के सीतामढ़ी की बाजपट्टी की सीट हो या भोपाल की नरेला की सीट हो, विधानसभा में ऐसी तमाम सारी सीटें हैं जहां मुस्लिम समाज का बहुमत है, लेकिन वो सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। आप बताइए ये खेल क्या है? ये बहुत सीधा खेल ये है कि जहां मुसलमान ज्यादा हैं, जहां से मुसलमान चुनाव जीत सकते हैं, उन सीटों को रिजर्व कर दीजिए ताकि वहां से मुसलमान ना जीत पाए, किसी भी तरह से मुस्लिम चुनकर लोकसभा में ना पहुंचे। क्योंकि देश की जो हालत है उसमें जहां मुसलमानों की बहुसंख्या
बहुसंख्या नहीं है, जहां हिंदुओं की बहुसंख्या है, वहां से तो कोई मुसलमान जीत ही नहीं सकता। इसी के साथ दूसरा खेल भी है, जो वास्तव में दलित बहुल सीटें हैं, यानी जहां पर एससी का जो नंबर है, एससी का जो वोटर है वो ज्यादा है, उन सीटों को नहीं रिजर्व किया गया है, उन सीटों को जनरल के लिए छोड़ दिया गया है। गिनते जाइए, औरंगाबाद, आजमगढ़, सीतापुर, अमेठी, रायबरेली, ऐसी कितनी ही सीटें हैं जहां दलितों की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन सीट अनरिजर्व छोड़ दी गई है ताकि वहां से जनरल जीत जाए। आप अगर नंबर जानना चाहते हैं तो औरंगाबाद में 28% दलित है, नवादा में 25% है, आजमगढ़ में तकरीबन 26% है, मिर्जापुर में 26.1% है, रायबरेली में 30%, सीतापुर में 27.4%, उन्नाव में 30.5% और बीदर में 25.2% दलित हैं, लेकिन ये सीटें रिजर्व नहीं की गई हैं। ऐसे ही कई मुस्लिम बहुल सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। जैसे राजमहल की बात करूं, झारखंड की लोकसभा सीट है, तो वहां 34% मुस्लिम आबादी है, एसटी आबादी 29% है, लेकिन उसको रिजर्व कर दिया गया एसटी के लिए। मनिहारी है बिहार की विधानसभा सीट, वहां पर 39% मुसलमान है, 13% आदिवासी हैं, लेकिन सीट रिजर्व कर दी गई है आदिवासी के लिए। जहां वास्तव में आदिवासी ज्यादा हैं, वैसी कई सीटें छोड़ दी गई हैं, वहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है आदिवासियों को। एग्जाम्पल के लिए झारखंड का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। झारखंड की जो रांची सीट है, वहां पर आदिवासियों की संख्या 29% है, लेकिन रांची को आदिवासियों के लिए नहीं रिजर्व किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि मनिहारी में आदिवासियों की संख्या सिर्फ 13% है, उसको रिजर्व किया गया है, लेकिन रांची की सीट जनरल को जाती रहे, रांची की सीट पर आदिवासी ना जीत सके, इसलिए 29% होने के बाद भी रांची की जो सीट है वो आदिवासियों के लिए आरक्षित नहीं की गई है। यह पूरा खेल आपकी समझ में बहुत कायदे से आ रहा होगा। यह पूरा खेल यह है कि जहां पर आदिवासी ज्यादा है वहां आदिवासी रिप्रेजेंटेटिव ना हो सके, जनरल उसको रिप्रेजेंट करे। जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां दलित को आप सीट दे दीजिए, कोई सवाल नहीं उठाएगा, दलित को सीट दी गई है, दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, लेकिन उन सीटों पर मिलना चाहिए जहां दलितों की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इसका उल्टा आप कर दीजिए, दलितों की पॉपुलेशन जहां पे ज्यादा है उसको जनरल छोड़ दीजिए, और जो मुस्लिम सीट हो सकती है उसको आप दलित कर दीजिए कि दलित तो किसी तरह से लोकसभा में पहुंचे, लेकिन ऐसी सीट पर पहुंचे जहां उसको सवर्णों को, बाकी सबको साधना पड़े अपनी चुनाव जीतने के लिए, ताकि उनके हिसाब से वो काम करे, और मुसलमान किसी भी तरह से लोकसभा में ना पहुंच पाए। यह खेल साफ नजर आता है जब अभी तक के परिसीमन को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद दो जगह पर परिसीमन को लागू करने की कोशिश की गई या लागू किया गया, असम और दूसरा जम्मू और कश्मीर। असम में आप जानते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं वहां के, और हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार मुसलमानों के खिलाफ काम करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ बयान देने के लिए जाने जाते हैं। चुनाव में उन्होंने कहा था कि मुझे मियां लोगों का वोट नहीं चाहिए। सोचिए, एक मुख्यमंत्री इस भाषा में बात करता है। कुछ साल पहले जब असम में विधानसभा सीटों का सीमांकन नए सिरे से करने की कोशिश की गई थी, तो इसी वजह से सीमांकन से जुड़े चुनाव आयोग के ड्राफ्ट पर भयंकर सियासी बवाल मच गया था। असम में जब विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया 46 साल बाद शुरू हुई थी, तो ऐसी आशंकाएं जताई गई थी कि सारा खेल मुसलमानों को विधानसभा, लोकसभा में ना पहुंचने देने का है। असम में जो प्रस्तावित चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन था, उसके बारे में बहुत जायज सवाल पूछा गया था कि जब देश भर में 2026 तक नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा, तो असम में परिसीमन जल्दी कराने के पीछे आखिर मनसा क्या है। असम के चुनावी इलाकों के परिसीमन पर तब भी यह सवाल उठा था कि क्या परिसीमन के जरिए दलितों और मुसलमानों की सियासी ताकत को कम से कमतर करने की कोशिश की जा रही है। उस समय असम में बीजेपी पर राजनीतिक एजेंडा चलाने के आरोप भी लगे थे। तर्क यह दिया जा रहा था कि अगर सत्ताधारी बीजेपी ने अभी तक असम में एनआरसी का कोई समाधान नहीं निकाला है, तो परिसीमन का काम कैसे शुरू हो सकता है। वास्तव में सच यह है कि 2008 में जब असम में परिसीमन की कोशिश की गई थी, तो उस समय बीजेपी खुद विरोध कर रही थी कि एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद कीजिए। लेकिन सत्ता में आने के बाद एनआरसी की प्रक्रिया पूरा किए बिना अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए और मुसलमानों को इस प्रोसेस से बाहर निकालने के लिए बिना किसी सलाह मशविरा के बीजेपी ने असम में परिसीमन की वकालत करना शुरू कर दिया। अगर असम की जनसंख्या देखें तो 2001 की जनगणना के हिसाब से असम की जो आबादी है वो 2 करोड़ 66 लाख थी, जिसमें हिंदू थे 1 करोड़ 72 लाख और मुसलमान थे 42 लाख। उस समय असम के 27 जिलों में 6 जिले ऐसे थे जिसमें मुसलमान बहुमत में थे। मैंने आपको बताया कि उन जिलों को कैसे रिजर्वेशन के बाद ऐसा किया गया कि उनमें से ज्यादातर में मुसलमान कभी जीत ना पाए। अब आते हैं 2011 की जनगणना पर। इसमें असम की जनसंख्या 3 करोड़ 12 लाख हो गई, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या 1 करोड़ 92 लाख और मुसलमानों की जनसंख्या करीब 1 करोड़ 7 लाख बताई गई, यानी दोनों की जनसंख्या लगभग समान रूप से बढ़ी।
अब जब परिसीमन की बात आई तो यह सवाल उठा, क्या किसी इलाके में दलितों और मुसलमानों के ज्यादा होने के बावजूद सरकार इस तरह का परिसीमन करना चाहती है कि दलित इलाकों में दलित ना जीत पाए और मुसलमान इलाकों में मुसलमान ना जीत पाए? हालांकि वो प्रक्रिया रुक गई। अब 2026 में अगर परिसीमन होता है तो असम में भी परिसीमन होगा और देखना होगा कि असम सरकार क्या खेल खेलती है। जम्मू कश्मीर का मामला और मजेदार है। जम्मू और कश्मीर कहा तो एक साथ जाता है, लेकिन दो अलग अलग इलाके हैं, एक जम्मू है और एक कश्मीर है। और जल्दी जल्दी में जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन की कार्रवाई के लिए जो रिटायर्ड हमारी जस्टिस थी रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 3 मेंबर्स का एक आयोग बनाया गया। 2019 में आप जानते हैं लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया, कारगिल को भी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ 107 सीटें रह गई थी। 2020 में जो परिसीमन हुआ उसके बाद सीटों को 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया, यानी 7 सीटें बढ़ाई गई। और इन जो 114 सीटें हैं इनमें से 90 सीटें जो हैं जम्मू और कश्मीर के लिए हैं और 24 सीटें रखी जाती हैं पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, जिसको हम अपना हिस्सा मानते हैं, जो हमारा हिस्सा है। यानी प्रैक्टिकली 90 सीटों पर चुनाव होना था। अब आपको मैं एक खेल बताता हूं जो जम्मू और कश्मीर में हुआ। देश भर में जो परिसीमन होता है वो जनसंख्या के, पॉपुलेशन के आधार पर होता है। जम्मू कश्मीर में यह पूरा प्रोसेस पलट दिया गया और क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर यह परिसीमन किया गया। कहा गया जम्मू की एरिया ज्यादा है, कश्मीर की एरिया कम है, इसलिए होना यह चाहिए कि जम्मू की सीटें ज्यादा बढ़नी चाहिए, कश्मीर की सीटें कम बढ़नी चाहिए, और यह खेल किया गया। अब खेल क्या है? कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन है, कश्मीर की सीट बढ़ेगी तो वहां से मुसलमान जीत के आएगा, लेकिन जम्मू की सीट बढ़ेगी तो वहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है। इसलिए नियम ही बदल दिया गया और पॉपुलेशन की जगह एरिया के आधार पर वहां परिसीमन किया गया। उस समय मैंने इस पर एक डिटेल आर्टिकल किया था और ढेर सारे एग्जाम्पल दिए थे। अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो चुनाव आयोग ने अनंतनाग और जम्मू की सीटों की सीमाएं बदल दी। जम्मू के पीर पंजाल क्षेत्र को कश्मीर की अनंतनाग सीट से जोड़ दिया और साथ में पीर पंजाल में आप जानते हैं कि पुंछ और राजौरी के जिले आते हैं, जहां अच्छा खासा हिंदू पॉपुलेशन है। तो कोशिश यह की गई कि अनंतनाग की सीट पर हिंदू पॉपुलेशन की जनसंख्या बढ़ा दी जाए ताकि वहां से जीतने की संभावना बने। हालांकि हालत यह हुई कि अनंतनाग से बीजेपी अपना कैंडिडेट भी खड़ा नहीं कर पाई। ऐसे ही जो श्रीनगर संसदीय क्षेत्र है उसका जो एक शिया बहुल क्षेत्र है उसको बारामूला के साथ जोड़ दिया गया। यह सारा खेल वहां पर किया गया क्योंकि एक जमाने में जो वहां की शिया पॉपुलेशन थी वो बीजेपी की सपोर्टर मानी जाती थी। हालांकि आजकल ऐसा कुछ नहीं हो पाया और आप जानते हैं कि कश्मीर की किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। तो इस पूरे खेल के बाद हुआ क्या कि जम्मू में कुल आबादी है 44%, लेकिन सीट उसको मिली है 48%। कश्मीर की आबादी है 56%, लेकिन सीट उसको मिली है 52%। यह सारा खेल यह ध्यान में रख के किया गया था कि जम्मू कश्मीर में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, लेकिन यह खेल हो नहीं पाया। आप देखिए कि जम्मू में जो 6 नई सीटें बनी हैं उनमें 4 ऐसी सीटें हैं जो हिंदू बहुल हैं। उनको बनाया ही इसीलिए गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत पाए। कश्मीर में जो एक नई सीट बनाई गई वो जानबूझकर कुपवाड़ा में बनाई गई, जहां पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, जहां पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अच्छा खासा प्रदर्शन करती रही है और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अगर चुनाव जीतती है तो वो बीजेपी को समर्थन करती। यानी पूरा खेल जम्मू कश्मीर में ऐसा किया गया कि बीजेपी को फायदा मिले। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर में आपने कहा कि एरिया के आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा। अब दक्षिण यही सवाल पूछ रहा है, साउथ यही सवाल पूछ रहा है कि आप जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में क्यों कर रहे हैं? पूरे देश में भी एरिया के हिसाब से कीजिए। हम जानते हैं कि जो नॉर्थ के स्टेट हैं, यूपी हो, बिहार हो, ये सारे स्टेट हैं, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए इनके पास सीट ज्यादा है। अब साउथ के राज्यों को यह डर है कि अगर जनसंख्या को सिर्फ माना जाएगा तो कंडीशन यह होगी कि जो हिंदी बोलने वाले स्टेट हैं, जो नॉर्दर्न स्टेट हैं, उनमें जो सीटें हैं वो डबल हो जाएंगी और साउथ की जो सीटें हैं वो उनकी तुलना में आधी रह जाएंगी। जबकि अगर आप एरिया की बात करेंगे तो साउथ और नॉर्थ दोनों की एरिया लगभग बराबर है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि परिसीमन के बाद दक्षिण के 5 राज्यों में केवल 42% सीट बढ़ेंगी, जबकि 8 जो हिंदी भाषी राज्य हैं नॉर्थ के, उसमें 84% तक सीटें बढ़ जाएंगी। अब एक तरफ सरकार कहती है जनसंख्या घटाइए, मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हालांकि यह आरोप बिल्कुल झूठा है। और दूसरी तरफ दक्षिण जिसने अपनी पॉपुलेशन घटाई है नॉर्थ के मुकाबले में, उसका नुकसान किया जा रहा है, उसकी सीटें कम की जा रही हैं। और आप ये बात एक समझ लीजिएगा कि अगर यह मामला होता है तो दक्षिण और उत्तर के बीच में जो संघर्ष बढ़ेगा वो देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि केरल ने सबसे पहले जनसंख्या
संख्या नियंत्रण किया था, वहां पर लोकसभा की जो सीटें हैं वो अगर इस तरह से परिसीमन होगा तो केवल 35 या 36 होंगी, जबकि यूपी में 235 से भी ज्यादा सीटें आ जाएंगी।